चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। हमारा जो नया टॉपिक है या हम ये कह सकते हैं नया पेपर हमारा जो स्टार्ट होने वाला है बॉटनी में, पहला पेपर है जिसका नाम है डाइवर्सिटी ऑफ वायरस बैक्टीरिया एंड फंगी। ठीक है। तो जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी कहने का मतलब ये होता है कि कैसे किस तरीके से इनका विकास हो रहा है। तो डाइवर्जेंट दैट मीन्स किस तरीके से डाइवर्स हुए हैं वायरस बैक्टीरिया और फंगी, किस तरीके से इनका फॉर्मेशन हुआ है, कैसे ये बने हैं, वो सारा का सारा इस पेपर के अंतर्गत हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग सिलेबस के बारे में आज चर्चा करते हैं कि हमारा सिलेबस क्या क्या है बॉटनी का, जो हम लोगों को बीएससी फर्स्ट ईयर में फॉलो करना है, पढ़ना है। राइट। तो यहाँ पर सबसे पहला जो पेपर हमारा है, ठीक है, बीएससी फर्स्ट ईयर में जो सबसे पहला पेपर हमारा है वो है डाइवर्सिटी ऑफ वायरस बैक्टीरिया एंड फंगी, जो कि यूनिट फर्स्ट, जिसमें आपको 4 यूनिट पढ़नी है। कितनी यूनिट पढ़नी है? 4 यूनिट पढ़नी है। और इन 4 यूनिट्स में क्या क्या पढ़ना है वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए सबसे पहली जो यहाँ पर यूनिट दी गई है, इसमें आप लोगों को डिस्कस करना है हिस्ट्री, नेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। ठीक है, हिस्ट्री इतिहास पढ़ना है, नेचर प्रकृति पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, वायरस के बारे में यहाँ पर हम लोग हिस्ट्री देखेंगे, इसका नेचर देखेंगे, इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, एज वेल एज बैक्टीरिया एंड फंगस, इनका भी हम लोग क्या देखेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, किस तरीके से बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हुआ, क्या हुआ, और फंगस का भी यहाँ पर डिस्कस कर देंगे थोड़ा बहुत। ठीक है। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर सेकेंड टॉपिक जो हमारा रहेगा डिस्कस करने योग्य वो है हिस्ट्री ऑफ वायरोलॉजी एंड बैक्टीरियोलॉजी, लाइक बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ईस्ट सेल, इनकी संरचना, क्लासिफिकेशन और इनका नेचर ऑफ वायरस क्या है वो समझना है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा रहेगा स्ट्रक्चर, दैट मीन्स ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव। ठीक है। एंड क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया एंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सेल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया का यहाँ पर हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। इसके साथ साथ इसमें स्टैनिंग मेथड भी हम लोग समझेंगे, स्टैनिंग मेथड लाइक ग्राम पॉजिटिव कैसे होता है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कैसे होता है, ये सारा का सारा मेथड यहाँ पर हम लोग को समझना है। देन इसी में ही हम लोगों को क्लासिफिकेशन एंड थैलस ऑर्गेनाइजेशन एंड रिप्रोडक्शन इन फंगी, दैट मीन्स क्लासिफिकेशन के बारे में समझना है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ है, ठीक है, फंगस में वो देखना है, और फंगस में रिप्रोडक्शन कैसा होता है वो समझना है। फिर देखिए यहाँ पर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ऑफ फंगी, फंगस में किस तरीके से क्या इसके आर्थिक महत्व है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है वो समझना। तो बेटा सभी का स्वागत है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने बॉटनी फर्स्ट पेपर देख रहे थे। ठीक है, बॉटनी का जो पहला पेपर है वो हम लोगों ने देखना था और इसका सिलेबस हम लोगों ने देख लिया था, सिलेबस तीनों पेपर का देख लिया था। अब जो आज हमारा स्टार्ट होगा ये फर्स्ट पेपर स्टार्ट होगा, और फर्स्ट पेपर का जो पहली यूनिट है इसको हम लोगों को देखना है। तो पहला पेपर हमारा कौन सा है? डाइवर्सिटी ऑफ वायरस बैक्टीरिया एंड फंगी। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को वायरस बैक्टीरिया और फंगी के बारे में डिस्कस करना है, जिसमें पहली यूनिट हमारी आती है वायरस के ऊपर, दैट मीन्स पहली यूनिट नहीं बल्कि सेकेंड यूनिट वायरस पे आती है। पहली यूनिट वायरस बैक्टीरिया फंगी तीनों के लिए है, यहाँ पर जनरल फीचर्स दिए गए हैं सभी के, उनको पढ़ना है। राइट। तो यहाँ पर हेडिंग डालिएगा वायरस, और वायरस को देखिए सबसे पहले आपको वायरस ही यहाँ पर डिस्कस करना है। तो वायरस क्या होते हैं इसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, अध्ययन की सुविधा अनुसार वायरस को वायरोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, यानी कि जो वायरस है इसको हम लोग किसके अकॉर्डिंग, किसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे? वायरोलॉजी। जैसे कि बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म है या किसी भी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट पर हम जब कार्य करते हैं तो उसको जो है ना एक उसका अलग ही हम अध्ययन करते हैं, बॉडी के अलग ही अध्ययन करते हैं। या किसी का भी आप अध्ययन करें, किसी के ऊपर अगर आप पर्टिकुलर स्टडी कर रहे हैं तो उसको आप किसी के अंतर्गत रख सकते हैं या उसको हम अलग से स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने डॉक्टर्स देखे होंगे, डॉक्टर्स जो होते हैं कुछ सर्जन होते हैं, कुछ जनरल वाले डॉक्टर होते हैं, जो सब कुछ, अगर किसी को जुकाम भी आ गया है ना तो वो दवाई दे देगा, बुखार आ गया तो भी ठीक है, और उसको कालरा हो जाए तो भी वो देख लेता है। ठीक है, फिजियोलॉजिस्ट कुछ अलग होते हैं, लेकिन अगर फिजियोलॉजिस्ट को आप ओटी के अंदर ले जाएं और उससे बोले कि चलो भैया यहाँ पर आपको ऑपरेशन करना है, तो क्या वो कर पाएगा? तो वो उसके हाथ पर खड़े हो जाएंगे, वो कहेगा भाई साहब माफ कीजिए हमने ये वाली ट्रेनिंग नहीं की है। ठीक है, तो अलग अलग ट्रेड पर या अलग अलग चीजों को सीखने के लिए हम किसी के अंतर्गत उसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी वायरस को अगर आप बहुत ज्यादा स्टडी करें, वायरस के बारे में ही सिर्फ पढ़ना चाहें तो आप वायरोलॉजी को चूज कर सकते हैं। राइट। ठीक है, जहां इसके नेचर, क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर और डुप्लीकेशन, ठीक है, नेचर, स्ट्रक्चर, नेचर, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर एंड डुप्लीकेशन के बारे में समझा जाता है। ठीक है, ध्यान से देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वायरस माइक्रोस्कोपिक, न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन कहने का मतलब होता है न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड प्लस
प्रोटीन के बने होते हैं जो केवल लिविंग सेल्स के अंदर एक्टिव रहते हैं। ये कहां एक्टिव रहते हैं बेटा? लिविंग सेल्स में ही वायरस पाए जाते हैं। और वायरस किसका बना होता है? वायरस न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन का बना होता है। अब यहां पर न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो दो तरीके का हो सकता है। यहां पर या तो डीएनए के रूप में पाया जाएगा या तो यहां पर आरएनए के रूप में पाया जाएगा। यानी कि यहां पर या तो डीएनए यानी सिंगल सिर्फ या तो डीएनए पाया जा सकता है या तो आरएनए पाया जा सकता है। ये दोनों एक साथ नहीं पाए जाते, एक्सेप्शन अलग बात है, ठीक है। फिर देखिए यहां पर हेडिंग पड़ी हुई है डिस्कवरी ऑफ वायरस। वायरस की कुछ डिस्कवरी के बारे में हम लोग यहां पर देखते हैं कैसे क्या खोजा गया। तो जब वायरस की डिस्कवरी की बात आएगी तो सबसे पहले डिमिट्री इवानोव्स्की का नाम लिया जाता है। तो सर्वप्रथम डिमिट्री इवानोव्स्की ने सन 1892 में बताया कि टोबैको मोजेक नामक डिजीज स्वस्थ टोबैको प्लांट को, टोबैको मोजेक नामक डिजीज स्वस्थ टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट कर देती है तथा यह इन्फेक्शन एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफर हो सकता है। यानी कि जो इन्फेक्शन हो रहा है बेटा वायरस के थ्रू, ठीक है, टोबैको मोजेक नामक जो डिजीज हुई है टोबैको प्लांट्स के अंदर, ये इन्फेक्शन जो है सेपरेट हो सकता है एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, ठीक है। इस प्रकार दैट मींस स्प्रेड हो सकता है एक प्लांट से दूसरे प्लांट में। इस प्रकार डिमिट्री इवानोव्स्की ने सर्वप्रथम वायरस की खोज की। तो सबसे पहले अगर हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले वायरस को खोजा था किसने? डिमिट्री इवानोव्स्की ने। लेकिन इन्होंने सिर्फ क्या देखे थे? कैरेक्टर देखे थे, लक्षण देखे थे, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं। फिर देखिए यहीं पर लिखा हुआ है नई लाइन से सर्वप्रथम एक और साइंटिस्ट पैदा हुए जिनका नाम है बेजरिंग। तो सर्वप्रथम बेजरिंग ने सन 1898 में इवानोव्स्की की खोज की पुष्टि की। यानी कि अगेन इसको इन्होंने देखा, समझा, ठीक है, जिसमें इन्होंने इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट के शेप को तैयार किया। जिसमें इन्होंने किसको तैयार किया था? इन्फेक्टेड टोबैको के प्लांट के शेप को। यानी कि जो इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट है उसके शेप को इन्होंने क्या किया? तैयार किया, उसके रस को बनाया। दैट मींस एक प्लांट ले लिया, उसको काफी उसको मिक्सी में या हम कह सकते हैं मिक्स किया और उसका जो रस बना उसको उन्होंने तैयार कर लिया, ठीक है। तथा इस शेप को पार्सलेन बैक्टीरियल फिल्टर पेपर, एक पेपर आता है जहां से इसको ये जो शेप है इसको यहां से पास आउट कराया, जिसमें जो बैक्टीरिया अगर इस शेप में होगा, ठीक है, इस शेप में जो बैक्टीरिया थे उसको अलग कर दिया गया, ठीक है। तो इसीलिए पार्सलेन बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से क्या किया जाता है? बैक्टीरियल सेल को अलग कर लिया जाता है, राइट। फिल्टर करके बैक्टीरिया को हटा दिया, ठीक है, तथा बचे हुए फिल्ट्रेट को एक हेल्थी टोबैको की लीफ पर लगाया, ठीक है। यानी जो बचा हुआ फिल्ट्रेट था उसको एक हेल्दी टोबैको की लीफ पर लगाया। तो कुछ समय बाद इन्होंने देखा कि लीफ इन्फेक्ट हो जाती है। यानी कुछ दिनों बाद या कुछ समय बाद इन्होंने देखा क्या कि लीफ जो है वो बिल्कुल टोबैको वायरस की तरह ही क्या हो गया है? इन्फेक्ट हो गया है। टोबैको वायरस ने उसके अंदर टोबैको मोजेक नामक डिजीज को इन्फेक्ट कर दिया है, ठीक है। तथा यह पता लगा कि सैप फर्टाइल है। फिर यह पता चल गया कि सैप जो है वो कैसा है बेटा? फर्टाइल है, जिसे इन्होंने इस फ्लूइड को कॉन्टेजियम वाइबम फ्लूडियम, यानी कि जो फर्टाइल वाला शेप था, यानी कि फ्लूइड के फॉर्म में जो था, इसे नाम दे दिया गया क्या? कॉन्टेजियम वाइबम फ्लूडियम, जिसका अर्थ होता है जिसका अर्थ होता है क्या होता है? इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड। इसका अर्थ होता है इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड, ठीक है, जो आगे चलकर वायरस कहा गया। जो आगे चलकर क्या कहा गया बेटा? वायरस कहा गया। फिर देखिए नई से यहां पर लिखा हुआ है सर्वप्रथम डब्ल्यूएम स्टेनले ने सन 1935 में टीएमवी को क्रिस्टलाइज करके इनके पार्टिकल को तैयार किया। यानी कि सबसे पहले अगर हम स्टेनले साहब की बात करें, हम ये क्वेश्चन पुटअप करें कि सबसे पहले वायरस को क्रिस्टलाइज फॉर्म में किसने किया, तो हम कहेंगे सर डब्ल्यूएम स्टेनले ने, राइट, तैयार किया, जिसके लिए इन्हें सन 1946 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, ठीक है। फिर देखिए यहां पर लिखा हुआ इनके द्वारा तैयार किए गए पार्टिकल में टोबैको के प्लांट में मोजेक डिजीज को प्रोड्यूस करने की पूरी कैपेबिलिटी पाई जाती है, जिससे यह प्रूफ होता है कि वायरस लिविंग नहीं बल्कि नॉन लिविंग पार्टिकल होते हैं, ठीक है। जिससे यह प्रूफ हो जाता है कि वायरस क्या होते हैं? लिविंग नहीं होते हैं बल्कि क्या होते हैं? नॉन लिविंग पार्टिकल होते हैं, ठीक है।
जो लिविंग सेल को इन्फेक्ट करके डिजीज प्रोड्यूस करते हैं। जो लिविंग सेल को क्या करेंगे बेटा, इन्फेक्ट कर देंगे और उनके अंदर टोबैको मोज़ेक नामक डिजीज को प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका कुछ हिस्ट्री है, हम ये कह सकते हैं डिस्कवरी देखा हम लोगों ने। अब यहां पर हम लोग देखेंगे वायरस के जनरल कैरेक्टर। तो हेडिंग डालिएगा जनरल कैरेक्टर ऑफ वायरस, इस पे आपका शॉर्ट नोट आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके कुछ जनरल फीचर हैं जो हम लोग को पता ही होने चाहिए वायरसेस के कि क्या जनरल फीचर है। तो देखिए पहला पॉइंट यहां पर चिल्ला चिल्ला करके कहता है कि वायरस माइन्यूट होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, कॉमा माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक बोले तो कि विदाउट माइक्रोस्कोप आप वायरस को नहीं देख पाएंगे, ठीक है, पार्टिकल को नहीं देख पाएंगे। और ये न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल होते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन कहने का मतलब क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड प्लस न्यूक्लिक एसिड, दैट मींस यहां पर डीएनए आरएनए पाया जाएगा और यहां पर क्या पाया जाएगा, प्रोटीन। तो न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन टुगेदर आर कॉल्ड एज न्यूक्लियो प्रोटीन। ठीक है, फिर यहां पर नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है सामान्य रूप से वायरस 20 से 300 दैट मींस 20 से 300 नैनोमीटर साइज वाले होते हैं। ये नॉर्मली फॉर्म में अगर हम एक वायरस को देखें तो एक वायरस जो हो सकता है वो 20 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर साइज वाला हो सकता है। ठीक है, यानी सबसे कम अगर सूक्ष्म वायरस हम लोग अगर देखेंगे तो 20 नैनोमीटर के आसपास आएगा और सबसे लार्जेस्ट वायरस अगर हम लोग देखेंगे तो 300 के आसपास पहुंच जाता है। ठीक है, होते हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग डाटा दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहां पर देखिए लिखा हुआ है वायरस को बैक्टीरियल फिल्टर से फिल्टर करके, ठीक है, वायरस को बैक्टीरियल फिल्टर से फिल्टर करने पर भी इसे फिल्ट्रेट से अलग नहीं किया जा सकता। यानी कि ये जो वायरस है इसको अगर आप बैक्टीरियल फिल्ट्रेट से अगर आप अलग करते हैं, जैसे कि जो बैक्टीरिया, एक शेप आप ऐसा तैयार करें जिसमें बैक्टीरिया भी है वायरस भी है, और उसको हम क्या करेंगे, पार्सलेन बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से जब पास आउट कराएंगे तो हमें मालूम है कि बैक्टीरिया तो रुक जाएगा लेकिन जो फिल्ट्रेट रहेगा उसमें वायरस चला जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो फिल्ट्रेट है, ठीक है, जो फिल्ट्रेट है उसमें वायरस जो प्रेजेंट है, दैट मींस जो पार्सलेन बैक्टीरियल फिल्टर पेपर है वहां से ये पास आउट हो गया है, तभी तो फिल्ट्रेट में पहुंचा है। तो हम ये कह सकते हैं कि वायरस इतने सूक्ष्म होते हैं, बैक्टीरिया से भी माइन्यूट होते हैं कि ये पार्सलेन बैक्टीरियल फिल्टर पेपर को भी पास आउट कर जाते हैं। ठीक है, ठीक है, इसीलिए यहां पर कहा गया है कि वायरस को बैक्टीरियल फिल्टर से, यानी बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से जब पास आउट करते हैं ना, तो जो फिल्ट्रेट बचता है तो उससे बैक्टीरिया तो अलग हो जाते हैं, लेकिन इस फिल्ट्रेट में वायरस पाया जाता है और वायरस को इस फिल्ट्रेट से अलग नहीं किया जा सकता। राइट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहां पर देखिए लिखा हुआ है वायरस में जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए के रूप में से एक होता है। यानी कि इसके अंदर अगर लोग जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो बेटा जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए पाया जाएगा या तो क्या पाया जाएगा, आरएनए पाया जाएगा। दोनों में से कोई एक होगा, दोनों एक साथ नहीं। अगला पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है वायरस का एक पार्टिकल वायरियन कहलाता है। यानी कि एक पार्टिकल की अगर हम लोग बात करें तो वायरस का जो एक पार्टिकल होगा वो क्या कहलाएगा बेटा, वायरियन कहलाता है, जिसमें किसी भी प्रकार की एक्टिविटी नहीं पाई जाती है। इसमें किसी भी प्रकार की एक्टिविटी नहीं पाई जाती। लेकिन अगर ये वायरियन टोबैको के हेल्दी प्लांट्स पर, एक ही वायरियन टोबैको के हेल्दी प्लांट्स पर लगा दिया जाए तो उसके अंदर डिजीज कॉज हो जाएगा। सर कैसे पॉसिबल है? अरे भैया बहुत ज्यादा इसके अंदर चेंजेस होते हैं। इसका जेनेटिक मटेरियल ऐसा होता है कि ये बिल्कुल हमारे जैसे ही प्रोटीन को बना लेता है। इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं। आपने सर ये तो नॉन लिविंग है, होती है, लेकिन कब, जब ये हमारे अंदर होगा तभी इसके अंदर चेंजेस होते हैं। बहुत ही नेचर ने जो है ना इसको सोच समझ के बनाया है। अभी देखो ना कोरोना वायरस, वाओ क्या कर रहा है। नेचर ने इसे इसीलिए बनाया कि जब नेचर के अंदर बहुत सारी पॉपुलेशन रेट बढ़ जाएगी तो उस पॉपुलेशन रेट को घटाने के लिए इसे वायरस जो है ना बना के रखेंगे ईश्वर ने। वो पॉपुलेशन रेट को घटाएंगे और जिएगा वही जो स्ट्रगल करेगा। अब इस समय क्या है कि स्ट्रगल नहीं करना है, इस समय वही जिएगा जो घर में बैठेगा। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है वायरस हमेशा इंट्रासेलुलर कैसे होते हैं, इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। सर क्या कहने का मतलब इंट्रासेलुलर? अरे हाँ, इंट्रा मतलब अंदर, सेलुलर मतलब कोशिका, कोशिका के अंदर, और ऑब्लिगेट कहने का मतलब हमेशा, और पैरासाइट मतलब किसी दूसरे पर निर्भर। तो इंट्रासेलुलर कोशिका के अंदर ही पाए जाएंगे, ऑब्लिगेट हमेशा के लिए, ठीक है, और ये पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, दैट मींस किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाने पर ही वायरस एक्टिव होगा। ऑर्गेनिज्म के बाहर है तो ये वायरस एक्टिव नहीं रहता। राइट, जिन्हें आर्टिफिशियल, अब देखो यहां पर एक पॉइंट और लिखा हुआ है,
जिन्हें आर्टिफिशियल मीडियम में कल्चर नहीं किया जा सकता। ओहो सर, इन्हें आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम कहने का मतलब क्या होता है? देखिए, कल्चर मीडियम कहने का मतलब क्या होता है ये समझिए। तो कल्चर मीडियम कहने का मतलब बच्चों होता है कि मान लीजिए कोई एक ऐसा मीडियम है जिसके अंदर हम किसी चीज को ग्रो कराएंगे। लाइक अगर हमको बैक्टीरिया को ग्रो कराना है, वायरस पढ़ रहे हैं लेकिन बैक्टीरिया को समझ लो, बैक्टीरिया को ग्रो कराना है तो बैक्टीरिया कब ग्रो करता है? जब वो हमारे बॉडी के अंदर है। और इस बैक्टीरिया को क्या चाहिए सर? इस बैक्टीरिया को चाहिए ग्लूकोज, यानी कि हमारी मशीनरी चाहिए। सिंपल सी बात है, इस बैक्टीरिया को हमारी मशीनरी चाहिए, हमारी बॉडी का मशीनरी चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। अच्छा सर, और क्या चाहिए? अरे यार, इसके पास में डीएनए वगैरह होता है, इसको एमआरएनए चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए। भाई इसके पास में खुद का प्रोटीन तो बनाने के लिए कैपेबिलिटी होती है, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर इसको आएगा तब ये सारी चीजें एक्टिव होंगी। ठीक है, हम क्या करें कि इस बैक्टीरिया को किसी स्लाइड पर रखें और इस स्लाइड के ऊपर वो सारा मीडियम हम इसको प्रोवाइड करा दें जो हमारे सेल के अंदर ये लेगा। लाइक इसको हम न्यूक्लिक एसिड दे दें, ठीक है, प्रोटीन दे दें, ठीक है, एनर्जी भी प्रोवाइड कराएं, सारा का सारा चीज हम इसको प्रोवाइड करा दें अलग से। और ये बैक्टीरिया क्या करेगा? जब सारी की सारी चीज इसको मिल जाएगी, बाहर मिल जाएगी, तो ये क्या करेगा? ये कहेगा अरे हमको तो फ्री में ही सब कुछ मिल रहा है। तो ये अपने नंबर को क्या करने लगता है बेटा? बढ़ाने लगता है, अपने नंबर को बढ़ा लेता है। क्या वायरस का ऐसा कर सकते हैं? आपको जब पता है कि वायरस बॉडी के बाहर होता है तो ये कैसा होता है? नॉन लिविंग होता है, राइट? जब ये नॉन लिविंग है तब अगर आप इसको किसी स्लाइड पर रख के इसको सारा मीडियम देंगे जो हमारे बॉडी के अंदर मिल रहा है, जो हमारे बॉडी के अंदर ये लेता है, जब इसको हम प्रोवाइड कराएंगे तो क्या ये एक्टिव रहेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि भैया ये तभी एक्टिव होगा, मतलब ये हम कह सकते हैं कि ये ताला है जिसकी चाबी हम लोग हैं, लाइक एनिमल्स है या प्लांट्स है, ठीक है। ये जब उस चाबी के अंदर जाएगा या ताले के अंदर जब चाबी जाएगी तभी ताला खुलेगा। तो ये क्या है? एक ताला है जो कि बंद पड़ा हुआ है, जब तक चाबी नहीं इसको मिलेगी तब तक ये काम नहीं करेगा। तो बॉडी के अंदर जब ये जाएगा तभी ये क्या करता है? एक स्पेशल कैरेक्टर को या एक स्पेशल फॉर्म में होता है, उस समय ये हीरो के रूप में दिखाई देगा। लेकिन हमारा बॉडी इतना सेंसिटिव होने के बावजूद भी हम बीमार पड़ जाते हैं। भाई क्योंकि इसके पास में एक स्पेसिफिक कैपेबिलिटी पाई जाती है, ईश्वर ने इसके ऊपर हम ये कह सकते हैं कि अपना दया दृष्टि बना के रखी है कि तुम हमारे बहुत घनिष्ठ जो है ना भक्त हो, हम ये कह सकते हैं अपनी भाषा में। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है बेटा, वायरस अत्यधिक इन्फेक्टिव होते हैं, बहुत ही ज्यादा इन्फेक्टिव होते हैं, हाईली इन्फेक्टिव होते हैं, जिसमें से कुछ वायरस में तेजी के साथ रोग फैलाने की क्षमता होती है, जैसे कि कोविड-19। इसके अंदर तेजी के साथ जो है ना रोग फैलाने की क्षमता है। दूसरी बात, अगर हम दूसरे वायरस की बात करें तो एक इसी का जोड़ीदार है HIV, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ये भी जो है ना बड़ा खतरनाक वायरस है भाई साहब। तो यानी नेचर में पहले से ही कुछ इतने बढ़िया बढ़िया वायरस टहल रहे हैं जिनसे बचने की कोई उम्मीद नहीं है, और ये एक नेचर ने और यहां पर वायरस बना के भेज दिया। समझ रहे हो? वायरस एक और बना करके भेज दिया, कोविड-19। ये पहले से था, कोविड-19 कोरोना वायरस पहले से ही था, लेकिन देखो अब इनके अंदर होता है क्या? म्यूटेशन। अभी एक पॉइंट आएगा आगे जब लिविंग कैरेक्टर्स हम लोग देखेंगे इसके, तो म्यूटेशन भी होता है। दैट मींस कोविड ने क्या किया? अपने अंदर म्यूटेशन किया। किसके प्रति? हम लोगों के प्रति। इसने अपनी मशीनरी में चेंज कर लिया, और म्यूटेशन सडन चेंज होता है, अचानक से चेंज होता है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो उसने म्यूटेशन कर लिया इसलिए घातक हो गया, और इसकी एंटीबायोटिक, दैट मींस इसकी जो एंटीबॉडीज हैं या इसके प्रति जो हमारे लिए जो वैक्सीन तैयार की जा रही, एंटीबॉडीज लाइक तैयार की जाती हैं, तो वो एंटीबॉडीज इसके प्रति बन नहीं पा रही कि कौन इसको मारेगा। कोई भी एंटीबॉडीज इस पर डाली जा रही है, वो क्या कर रहा है? उसको अपने आप में एक्सेप्ट करे ले रहा है कि अरे यार हम तो जोड़ीदार है, तुम हमें मारोगे। तो इसके अंदर इतनी बेस्ट कैपेबिलिटी पाई जाती है वायरस के अंदर, ये किसी भी सेल में जाए तो ये उसी का ही जोड़ीदार हो जाता है। कहता है अरे यार हम तुम्हारे हैं, और ये झूठ बोल करके बॉडी के अंदर घुसता है, और जैसे बॉडी के अंदर जाता है हमारी बॉडी एंटीबॉडीज तैयार है मारने के लिए वायरस को। भाई यार जाहिर सी बात है, फॉरजीन कोई भी अगर आपके अंदर जीन आता है, कोई अलग जीन अगर हमारे बॉडी के अंदर आए तो हमारा बॉडी उसको मार देता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हमें कह सकते हैं कि एक वरदान प्राप्त है कि जैसे ही तुम किसी के अंदर जाओगे उससे कह दोगे नहीं हम तो तुम्हारे हैं। और ये इतना कह के जो है ना, कहता नहीं है लेकिन कम्युनिकेशन होता है सेल्स के अंदर, हम ये इस तरीके से समझ सकते हैं। तो कहता है कि हम तो तुम्हारे हैं, और ये हम तुम्हारे हैं कह करके ही जो है ना जान ले लेता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहां पर देखिए लिखा हुआ है, वायरस सेल एक निश्चित टेम्परेचर में एक्टिव होकर, यानी कि ये जो वायरस की जो सेल है, ये हम कह सकते हैं सेल एक्चुअल नहीं, वायरस पार्टिकल बोलिए तो ज्यादा बेहतर। आप वायरस पार्टिकल लिखिए यहां पर, वायरस पार्टिकल, ठीक है। वायरस पार्टिकल एक निश्चित टेम्परेचर में एक्टिव होकर डिजीज कॉज करते हैं। वायरस के जो पार्टिकल्स हैं वो एक निश्चित टेम्परेचर, जो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होगा, एक डेफिनेट टेम्परेचर होगा,
उसमें एक्टिव होकर के डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, यानी कि जब ये जानेंगे कि हाँ ये टेम्परेचर मेरे लिए सुटेबल है और मेरी संख्या बढ़ गई है, तब क्या करेगा, ये एक्टिव हो जाएगा। फिर आपको सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। जैसे एचआईवी आपके बॉडी में आए तो आपको 6 महीने से लेकर के 1 साल तक, या कभी कभी ऐसा होता है 11-11, 12-12 साल तक आपको कुछ लक्षण पता ही नहीं चलेगा, लेकिन अचानक से आप बीमार होना शुरू होंगे। और जैसे जैसे आप बीमार होना शुरू होंगे तो आपका इम्यून, देखिए एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, दैट मींस हमारे इम्यून सिस्टम को ये खत्म करना शुरू कर देता है ये वायरस। और ये इम्यून सिस्टम को इतने हद तक खत्म कर देता है कि अगर ये आपकी बॉडी में है तो शुरुआत में तो आपको कतई नहीं पता चलेगा, ना 6 महीने तक पता चलेगा। किसी किसी में सिम्टम्स दिखाई दे जाने लगते हैं 6 महीने में, जिसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है। इसका हाई पावर होता है, उसे कहता है ठीक बेटा तुमसे तो बदला लेंगे, लेकिन कब? 12 साल बाद, 11 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद। ऐसे ऐसे क्या है कि इतने लंबे टाइम पीरियड के बाद में अगर आपको सिम्टम्स दिखाई दें तो भैया कौन सी आपके बॉडी के अंदर जो है ना एंटीबॉडीज काम करेगी। समझिए, पूरे इम्यून सिस्टम की जो धज्जियां उड़ा दे उसके बाद में आपको सिम्टम्स पता चलने लगे तो फिर हजारों प्रकार की जितनी भी, मतलब एचआईवी का ये कहा जाता है कि जो पर्सन होता है, हम ये कह सकते हैं एचआईवी का जो पर्सन होता है ये चलता फिरता मरीज है, या हम ये कह सकते हैं ये चलता फिरता दावतखोर है। ये जो पर्सन है ये चलता फिरता दावतखोर है अनेक बीमारियों का। अनेक बीमारियों को दावतखोर कहने का मतलब दुनिया में जितने भी प्रकार की बीमारी है ना, जितने भी प्रकार की अभी तक खोजी गई है या अभी तक नहीं खोजी गई, वो सारी की सारी इस बंदे के अंदर पाई जाएंगी। समझ रहे हैं? अब कौन कौन सी बीमारी हो सकती है सब समझ सकते हो। वेल, आगे देखिए यहां पर लिखा हुआ है अधिकांश वायरसेस को 56 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 30 मिनट तक रखने पर यह इनएक्टिव हो जाते हैं। यानी कि अधिकांश वायरसेस को अगर आप 56 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 30 मिनट तक, आधे घंटे तक खौलाते हैं या रखते हैं, तब वो वायरस क्या हो जाते हैं? इनएक्टिव हो जाते हैं, उनके अंदर कार्य करने की क्षमता नहीं पाई जाती है। ठीक है, फिर वो एक्टिव नहीं हो सकता। तो सर बॉडी के अंदर आ जाए तो क्या हम लोग भी 56 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच में अपने आप को हीट कर लें? अरे मर जाओगे पागलों, हिट नहीं करना, उसके लिए आपको मेडिसिन खाना पड़ेगी। पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, वायरस होस्ट स्पेशलिटी वाले होते हैं। अरे होस्ट स्पेशलिटी कहने का मतलब यानी कि ये जो है ना, अर्थात देखो लिखा हुआ, अर्थात या लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्पेसिफिक स्पीसीज पर इंफेक्शन प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि प्लांट का जो वायरस है वो आपके बॉडी में आकर के इंफेक्शन कर देगा। हाँ, उसके सिम्टम्स आपको दिखाई देने लग सकते हैं, लेकिन उस प्लांट के अंदर जो डिजीज कॉज हो रही वो आपके अंदर डिजीज नहीं होगी। ठीक है, जो आपके अंदर एचआईवी हो रहा है प्लांट के अंदर एचआईवी नहीं होगा। तो ये इसे हम कह सकते हैं होस्ट स्पेशलिटी। दैट मींस होस्ट कैसा है और उसकी स्पेशलिटी के बेस्ड पर वायरस पाए जा रहे हैं। ठीक है, प्रोड्यूस करते हैं। चलिए फिर देखिए यहां पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, वायरस में सिंगल स्ट्रैंड डीएनए या आरएनए पाए जाने के कारण यह हैप्लॉइड होते हैं। अरे सर हैप्लॉइड होते हैं? हाँ, डिप्लॉइड कहने का मतलब क्या होता है? डिप्लॉइड कहने का मतलब होता है एक पेयर के फॉर्म में क्या पाया जाए? क्रोमोसोम पाया जाए। लेकिन यहाँ पेयर क्रोमोसोम के अंदर ही तो डीएनए आरएनए प्रेजेंट रहता है यार। तो यहां पर मान लीजिए कि सिर्फ एक सिंगल स्ट्रैंड में डीएनए पाया जा रहा है। ठीक है, तो जब सिंगल स्ट्रैंड में डीएनए पाया जाएगा तो ये हैप्लॉइड है, डबल में पाया जाता तो डिप्लॉइड होता। राइट, तो ये हैप्लॉइड है। लेकिन खास बात याद रखना बच्चों कि वायरस में, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं उसको ध्यान दीजिए, वायरस में डीएनए या आरएनए दोनों में से कोई एक पाया जाएगा, दोनों एक साथ नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, तो वायरस में सिंगल स्ट्रैंड डीएनए या आरएनए पाए जाने के कारण यह हैप्लॉइड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें, यहां पर लिखा हुआ है, यह एंटीजेनिक कैरेक्टर के होते हैं। एंटीजेनिक कैरेक्टर कहने का मतलब क्या होता है कि इनके अंदर एंटीजन पाई जाती है। अरे एंटीजन, हाँ, एंटीजन को देख करके ही तो एंटीबॉडीज बनती है यार हमारे बॉडी में। तो इसके अंदर एंटीजन है, लेकिन फिर भी देखो क्या है, फिर भी वायरस पर एंटीबॉडीज का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। अरे एंटीजन है, बॉडी में आएगा, हमें पता भी चलेगा, हमारी बॉडी को पता भी चलेगा कि कोई फॉरेन जीन, कोई फॉरेन एंटीजन हमारे बॉडी में एंट्री किया है, लेकिन हमारी जो एंटीबॉडी है इसके सामने फेल। अगर फेल ना होती भाई साहब तो आपको कॉमन कोल्ड ना होता। कॉमन कोल्ड वायरस के थ्रू होता है। ठीक है, आपको इन्फ्लुएंजा या जिनको जुकाम हो जाता है उनको जुकाम ना होता, ये वायरस के थ्रू तो हो रहा है यार। वायरस के कारण ही तो ये सारी डिजीज हो रही है नॉर्मल। ठीक है, ये चीजें नहीं होती अगर ये हमको धोखा ना दे पाता। और धोखा कैसे देता है? एंटीजन डिफरेंट है, लेकिन जब ये हमारे बॉडी के अंदर आएगा ना तो इसके अंदर फटाक से म्यूटेशन हो जाएगा, चेंज कर लेगा अपने आप को। म्यूटेशन नहीं कहेंगे, सॉरी, ये अपने आप को इतने ज्यादा परिवर्तित कर लेता है, इतना ज्यादा चेंज कर लेता है कि हमारी बॉडी की जो एंटीजन है उससे मैच करने लगता है।
और जो एंटीबॉडीज है जब इसके पास में जाती है कम्युनिकेशन करने के लिए, पूछने के लिए कि तुम कौन हो, तो कहती है यार हम तो तुम्हारे हैं, देखो ये वाली एंटीजन इसी के हम भी हैं। तो एंटीबॉडीज कहते हैं हाँ ठीक ठीक, तुम जो है ना चुपचाप आराम से खाओ पियो ऐश करो। और ये इतने घातक होते हैं, ये इतने बड़े वाले हैं चोर कि हमारे बॉडी में जब आएंगे तो हमारी सेल में जहां पर भी जाएंगे उस सेल को वहां पर उसकी मशीनरी को पूरा हैक कर लेंगे। वायरस कहते ना हैक कर लिया पूरा सिस्टम, तो हमारे एक सेल को हैक करेगा और हैक करने के बाद में उसके अंदर अपने अनुसार काम करना शुरू कराता है। कहते ना हम तुम्हारे सिस्टम को हैक कर लेंगे, उसके बाद में तुम कुछ नहीं कर पाओगे, हम अपने आप ही जो है ना वहां पर जो भी करेंगे, जब जो हैकर होता है वही करता है, तभी सिस्टम में सारा का सारा दिखाई पड़ता है कि यार वो सब चेंज कर रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। आप लोगों ने सुना होगा मेरी फेसबुक आईडी हैक कर ली किसी ने, उसमें गाली लिख के भेज दिया, ऐसा होता है, लोग हैक कर लेते हैं और वो जो है ना वहां पर बदतमीजी कर देते हैं। फिलहाल फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, वायरस को अल्ट्रावायलेट रेज, यूरिया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड आदि अधिकांश पदार्थ इनएक्टिव कर देते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि अगर जो वायरस है उसको अल्ट्रावायलेट रेजेस जो है वो इनएक्टिव कर देती हैं, यूरिया पार्टिकल्स इनएक्टिव कर देता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनएक्टिव कर देता है। अब ऐसा ना करना कि तुमको जुकाम हुआ है और यूरिया रखी हुई है घर में खेत में डालने के लिए, है ना, और तुम उसको घोल बनाओ पी लो, क्योंकि अरे हमारा जुकाम खत्म होने के लिए हमने यूरिया पी लिया, सर ने बताया था वायरस इनएक्टिव हो जाता है। ऐसा मत करना, नहीं तो तुम जो है ना गड़बड़ाइजेशन हो जाएगा फिर। चलिए ये हमारे जनरल कैरेक्टर हो गए। इसके बाद में एक पॉइंट हमारा यहां पर बनता है, नेचर ऑफ वायरस। वायरस की प्रकृति क्या है बेटा, ठीक है, इस पे भी आपका शॉर्ट नोट, या हम ये कह सकते हैं यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अधिकतर बनते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए ज्यादा बेहतर ये रहेगा। तो नेचर क्या है वायरस का उसको समझना है। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है, वायरस हमेशा हार्मफुल एवं पैथोजेनिक होते हैं, हार्मफुल होते हैं और पैथोजेनिक होते हैं, जिनके नेचर के बारे में पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया। अरे यार आज तक वायरस के लिए वायरोलॉजी पूरी बना दी गई, लेकिन फिर भी हम इसकी प्रकृति को नहीं पहचान पाए। हमें ये पता है कि ये सेल के अंदर जब होता है तो एक्टिव होता है, सेल के बाहर होता है इनएक्टिव होता है, लेकिन अभी तक कंप्लीटली इसका जो है ना नेचर ज्ञात नहीं हो पाया कि यार वाकई में वायरस है क्या एक्चुअल में, राइट। फिर देखिए यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि इनमें अनेक लक्षण लिविंग ऑर्गेनिज्म के सिमिलर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ लक्षण नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के सिमिलर पाए जाते हैं। यानी कि बहुत सारे लक्षण आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म के सिमिलर दिखाई देते हैं। जब ये हमारे बॉडी के अंदर होगा तो लिविंग एक्टिविटी होगी इसके अंदर। क्या क्या लिविंग एक्टिविटी होती है भैया? मेटाबॉलिक एक्टिविटी होना, हाँ ठीक होती है। ग्रोथ होना, हाँ इसमें ग्रोथ होता है जब ये हमारे बॉडी के अंदर होगा। नंबर का बढ़ना, ग्रोथ क्या है? द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो, इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ सेल। तो यहां पर सेल के नंबर का बढ़ना बिल्कुल होता है। प्रोटीन बनाएगा, एंजाइम बनाएगा, सब कुछ ये करता है। तो हम ये कंफ्यूजिया जाते हैं कि वायरस है क्या एक्चुअल, और जब ये सेल के बाहर होता है तो कुछ नहीं करता है। कहते हम कुछ नहीं करेंगे, हम नाराज हो गए, तुम अब इस बॉडी के अंदर लो तभी हम काम करेंगे। तो किसी को अगर वायरस के ऊपर तरस आ रहा है तो वो अपने बॉडी में ले सकता है कि भाई तुम हमारे अंदर आ जाओ, काम कर लो। अच्छा फिलहाल तो देखिए यहां पर जो नेचर है, तो हमने बताया नेचर क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के सिमिलर है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के सिमिलर है। तो पहला जो नेचर यहां पर हम लोग देखेंगे लिविंग कैरेक्टर्स ऑफ वायरस। तो लिविंग कैरेक्टर है वायरस के, वो हम लोग यहां पर समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए यहां पर लिखा हुआ है, सभी वायरस में जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए के रूप में पाया जाता है, जो अपने स्ट्रक्चर में लिविंग ऑर्गेनिज्म के सिमिलर होता है। अरे वाह, आप अगर इसके डीएनए आरएनए को देखें ना, तो इसका डीएनए आरएनए का जब स्ट्रक्चर ऑफ एनालिसिस करेंगे, ठीक है, जब इसके डीएनए आरएनए पर आप चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर जो भी कोडिंग हुई है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डीएनए आरएनए पाया जा रहा है उसकी तरह है। अरे बाप रे, हाँ बिल्कुल। दूसरा देखिए यहां पर ये मैंने कहा ना कि ईश्वर ने इसके ऊपर अपनी दिया दृष्टि बना के रखी है, इसको ऐसा बनाया है कि हमारी तरह है भी और हमारी तरह है भी नहीं, लेकिन ये हमारी तरह होकर भी हमको ही नुकसान पहुंचाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा करते हैं। फिलहाल यहां पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, सभी वायरस पार्टिकल में पाई जाने वाली प्रोटीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाने वाली प्रोटीन के सिमिलर होती है। दैट मींस वायरस के अंदर जितनी भी प्रोटीन्स पाई जा रही हैं बेटा, ठीक है, वो सभी प्रोटीन लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाने वाली प्रोटीन के सिमिलर होती है। यानी कि हमारे अंदर जो प्रोटीन पाई जा रही है उसके ही समान होती। ओहो, नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहां पर लिखा हुआ है, वायरस में लिविंग ऑर्गेनिज्म के सिमिलर डिवीजन करके अपने नंबर को बढ़ाने की क्षमता पाई जाती है। अरे ये क्या कर रहे हैं? देखो ये डिवीजन कर रहे हैं भाई। डिवीजन क्यों कर रहे हैं? अपने नंबर को इंक्रीज कर रहे हैं भाई, समझ रहे हैं? तो इनके अंदर ये कैपेबिलिटी भी पाई जाती है, फिर भी ये नॉन लिविंग है।
नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है वायरस में लिविंग ऑर्गेनिज्म के सिमिलर म्यूटेशन भी होता है। ओ माय गॉड, यहाँ पर म्यूटेशन भी हो रहा है, देखो भाई। और यही हमारे लिए सबसे घातक वाली बात है। हमें मालूम है कि जो कॉमन कोल्ड का वायरस है वो हमको सिर्फ जुकाम फैलाएगा, बाकी कुछ नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं कर सकता वो। लेकिन भाई साहब, अगर उसने ये ठान लिया या उसके अंदर धोखे से म्यूटेशन, सडन चेंज होता है, अचानक से म्यूटेशन हो गया, प्रकृति नाराज है और किसी कारणवश अगर उस कॉमन कोल्ड वायरस में या इन्फ्लुएंजा वायरस में जिससे जुकाम होता है, समझ लो इन्फ्लुएंजा वायरस में जिससे सिर्फ जुकाम होता है, खांसी बुखार आता है, उसके अंदर अगर म्यूटेशन हो जाए और म्यूटेशन ये हो जाए उसके अंदर कोई एक ऐसा जीन बढ़ जाए या घट जाए जिसके कारण खांसी जुकाम बुखार तो आइवे करे, लेकिन 7 दिन के बाद में डेथ हो जाए किसी पर्सन की, 7 दिन के बाद में। ये कॉमन जो सिम्टम्स हैं इसको देख करके डॉक्टर, पहली बात तो कॉमन जो कोल्ड होता है उसमें तो आपको मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इन्फ्लुएंजा होता है ये भी 8 से 10 दिन में आपका खत्म हो जाता है, सही हो जाता है। लेकिन हम ये ज्यादा पढ़ लिख गए और हमें मालूम है कि इन्फ्लुएंजा हुआ है और हम किसी डॉक्टर को दिखाने नहीं गए, हमने चेकअप नहीं कराया अपना, तो मान लो उस वायरस के अंदर अगर म्यूटेशन हो गया, चेंजेस हो गया, तो 7 दिन में ठीक होने की बजाय तुम कतई ठीक हो जाओगे। ठीक है, तो मान लो उसके अंदर ऐसा हो जाए, मान लो ऐसा ना हो लेकिन हो गया, तो क्या कर लोगे? जैसे कोविड-19 में क्या हम चाहते थे ऐसा हो जाए, लेकिन कह सकते हैं कि हुआ है ऐसा। ठीक है, तो म्यूटेशन अगर हो गया बच्चों तो क्या होगा? 7 दिन के बाद में आपने ये उम्मीद लगा के रखी थी यार ठीक हो जाएंगे, तो 7 दिन के बाद क्या होगा? ठीक ही हो जाओगे, है ना? तो दिखाना बहुत जरूरी है। तो वायरस में लिविंग ऑर्गेनिज्म के सिमिलर क्या होता है बच्चा? म्यूटेशन होता है। और म्यूटेशन जो होता है ये इवोल्यूशन की क्या है? कड़ी है, हम ये बोल सकते हैं। म्यूटेशन आर द यूनिट ऑफ इवोल्यूशन। ठीक, इवोल्यूशन की ये यूनिट है, ये बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखिए लिखा हुआ है वायरस में पैथोजेनिक लिविंग ऑर्गेनिज्म के सिमिलर, यानी पैथोजेनिक लिविंग ऑर्गेनिज्म के सिमिलर क्या होगा? डिजीज प्रोड्यूस करने की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, तथा लिविंग ऑर्गेनिज्म के सिमिलर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के सिमिलर ही इनका एक से दूसरे होस्ट में ट्रांसमिशन होता है। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, लाइक बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया को जिस तरीके से ट्रांसमिशन होता है उस तरीके से इनका भी ट्रांसमिशन होता है। एक होस्ट से दूसरी होस्ट सेल में ये चल जाएंगे। फिर देखिए यहां पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है वायरस पार्टिकल पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के सिमिलर केमिकल, हीट और रेडिएशन। अच्छा, केमिकल का भी यहां पर इफेक्ट पड़ेगा, हीट का भी पड़ेगा और रेडिएशन का भी इफेक्ट पड़ता है, और हम लोगों में भी पड़ता है। आप अगर कोई केमिकल अपने लगा लें जो हार्मफुल है तो आपकी त्वचा, स्किन क्या हो जाएगी? कट जाएगी। आप ज्यादा हीट वाली जगह पर चले जाएं तो आप मर जाएंगे, है ना? आपके ऊपर अगर रेडिएशन पड़ जाए, अल्ट्रावायलेट रेड्स आपके ऊपर पड़ जाएं, रेडिएशन देखो इफेक्ट डाल रहा है, तो वायरस के अंदर भी ये इफेक्ट पड़ता है इन चीजों का, लेकिन फिर भी क्या है? नॉन लिविंग है। अब चलो नॉन लिविंग कैरेक्टर देख लेते हैं। ये जो नॉन लिविंग कैरेक्टर है ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहला देखिए यहां पर पॉइंट लिखा हुआ है वायरस में सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है। दैट मीन्स यहां पर जो वायरस है ना बच्चों, तो वायरस में कोशिकीय संरचना नहीं पाई जाती। जैसे कि एनिमल में जो सेल पाई जाती है वो यहाँ पर सेल नहीं पाई जाती है, पार्टिकल के फॉर्म में होते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वायरस लिविंग सेल के बाहर पूरी तरह से इनएक्टिव होते हैं। वायरस जो होते हैं बच्चों क्या होते हैं? लिविंग सेल के बाहर पूरी तरह से इनएक्टिव होते हैं। ये जब लिविंग सेल के अंदर ही होते हैं तभी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट यहां पर देखिए लिखा हुआ है वायरस को नॉन लिविंग पार्टिकल के फॉर्म में कई वर्षों तक सुरक्षित रखा जाता है। क्या रखने की आवश्यकता है यार इसको? लेकिन इतनी खतरनाक चीज को क्या रखने की आवश्यकता है यार इसको? लेकिन फिर भी हम लोग इसको सुरक्षित फॉर्म में रख सकते हैं, सेफली रख सकते हैं वायरस के पार्टिकल को कई वर्षों तक। और कई वर्षों तक जब आप रखें इसको, और तब भी अगर आप इस वायरस के पार्टिकल को किसी के लाइक टोबैको प्लांट्स के ऊपर अगर आप लगाते हैं तो भी ये क्या करेगा? टोबैको में इन्फेक्शन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, फिर देखिए अगला पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है वायरस में रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन आदि एक्टिविटी नहीं पाई जाती है। वायरस के अंदर रेस्पिरेशन नहीं होता है, डाइजेशन नहीं होता है और एक्सक्रीशन की एक्टिविटी नहीं पाई जाती है। अगला पॉइंट देखिए यहां पर लिखा हुआ है वायरस पार्टिकल लिविंग ऑर्गेनिज्म के सिमिलर रिप्रोडक्शन की क्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, तो वायरस के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस तरीके से रिप्रोडक्शन की क्रिया करते हैं बच्चों, उस तरीके से रिप्रोडक्शन की क्रिया यहां पर नहीं होती है। फिर देखिए यहां पर नई लाइन से एक स्टार बना करके पॉइंट लिखा हुआ है जिसको आपको याद रखना है। लिखा हुआ है वायरस पार्टिकल में पाए जाने वाले लिविंग एंड नॉन लिविंग कैरेक्टर्स के आधार पर इन्हें लिविंग एवं नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वायरस को जो है लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक मानते हैं या माना जाता है। ठीक है, कह सकते हैं। तो यहां पर देखिए नई लाइन से और लिखा हुआ है लिविंग और नॉन लिविंग कैरेक्टर के कारण वायरस के नेचर को स्पष्ट नहीं किया जा सकता है।
यानी कि इसके अंदर लिविंग थिंग्स भी पाए जा रहे हैं और नॉन लिविंग थिंग्स के कैरेक्टर भी पाए जा रहे हैं, जिस कारण इसके नेचर को हम स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग, कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं, ठीक है, कुछ वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग वायरस ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पूरी तरह डेवलप नहीं हुए हैं।